नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। एक नजर हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम मंत्रालय दस्तावेज लीक मामले में 13 के खिलाफ आरोप पत्र, 42 गवाहों की सूची तैयार, सुनवाई सोमवार को करने का निर्देश। नया आयकर रिटर्न फॉर्म को किया जाएगा सरल, वित्त मंत्री अरुण जेटली का फैसला। बैंक खातों और विदेश दौरे के विवरण को लेकर था ऐतराज। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सरकारी योजनाओं और नीतियों को आम जन तक पहुंचाने पर होगा जोर। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस की किसान रैली आज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे संबोधित। विशाखापट्टनम में सीपीएम की 21वीं कांग्रेस का आज आखिरी दिन। प्रकाश करात की जगह लेने वाले नए महासचिव के नाम पर आज लगेगी मुहर। कांग्रेस के किसान रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में किसानों के दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस एनडीए सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ आज किसान रैली कर रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई आला नेता रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने का फैसला किया था और आज ही किसान रैली इसी कड़ी के तहत आयोजित की जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि यूपीए सरकार में बना भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के हितों की रक्षा करने में ज्यादा सक्षम है। कांग्रेस 2013 के कानून में बदलाव को लेकर एनडीए की मंशा पर सवाल भी खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कारोबारियों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एनडीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी किया है। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम होने से सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इससे पहले शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों से मुलाकात की। छुट्टी से लौटने के बाद उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था ये। राहुल गांधी ने किसानों की समस्या जानने के लिए कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिया कि कांग्रेस किसानों के हित के लिए संघर्ष जारी रहेगी। 56 दिनों की लंबी छुट्टी से लौटने के 2 दिन बाद शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष पहली बार किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में अपने तुगलक लेन आवास पर करीब 2 घंटे तक किसानों से मुलाकात की। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा बताया गया है। वो कहते हैं आपका बिल्कुल पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और हम राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि किसानों की आवाज पहले भी राहुल गांधी हुई 10 साल बहुत अच्छा राज रहा। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव पर किसानों का पक्ष जाना। उन्होंने जानना चाहा कि यूपीए सरकार के कानून को एनडीए ने कितना कमजोर किया है। स्वाभाविक रूप से जो बातें किसानों ने कही है, आपको उनकी आवाज रामलीला मैदान में भी सुनाई देगी और पार्लियामेंट में भी जो किसानों ने कहा है, राहुल जी को जो कहा है उसका परिलक्षित आप पार्लियामेंट में भी देखेंगे। किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसान बड़ा परेशान है। आज देश का किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किसानों से फसलों की बर्बादी पर भी बात की। बीते दिनों बारिश और ओलों से कई राज्यों में फसलों को खासा नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने किसानों की मदद के लिए जमीन वापसी वेबसाइट भी शनिवार को लॉन्च की। आज जब मैं गया था भट्टा परसों में चंपारण में था, वहाँ के किसान मुझे व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल कर रहे थे। तो ये एक माध्यम है, ये सिर्फ एकमात्र माध्यम नहीं है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक संसद में भूमि बिल पर बहस के दौरान भी कांग्रेस उपाध्यक्ष अपनी बात विस्तार से रखेंगे। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो एक तरफ कांग्रेस जहां अपनी मंशा को साफ करना चाहती है जनता के बीच, वहीं बीजेपी अपने सांसदों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन कर रही है। जी हां, गरीबों से जुड़ी सरकारी योजनाओं और नीतियों पर बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग देगी। इस सिलसिले में संसद परिसर में आज पार्टी के सांसदों की एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा कई वरिष्ठ मंत्री इस वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के बेंगलुरु अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया था। ये वर्कशॉप
उसी दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। सरकार की गरीब विरोधी बनती छवि और विपक्ष के प्रचार से निपटने के लिए बीजेपी के सांसदों को तैयार किया जा रहा है। पार्टी ने तय किया है कि गरीबों के लिए जो काम सरकार कर रही है उसके बारे में सांसदों को जानकारी दी जाएगी। पार्टी को उम्मीद है कि इस मशक्कत के बाद उसके जनप्रतिनिधि जमीन पर इन योजनाओं का प्रचार कर पाएंगे। संगठन में संगठन और जनप्रतिनिधि दोनों की सहभागिता और दोनों की अपनी भूमिका होती है। हम मानते हैं कि जब हम सत्ता में हैं तो स्वाभाविक रूप में सत्ता, संगठन, जनप्रतिनिधि इन तीनों के मेल मिलाप से जो काम होना चाहिए उसको और अधिक कारगर ढंग से कराने की दृष्टि से ये जो प्रयास है वो हमने सोचा है। वो बहुत पहले से सोचा गया है, काफ़ी काम उसमें हुआ है, हम उसको अंजाम देने वाले हैं। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमला कर रहा है। रविवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली बुलाई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की किसान रैली से मुकाबले के लिए सांसदों की वर्कशॉप का फैसला नहीं किया गया है। जनता का विश्वास है कि जो भी सुधार हमने लाए हैं वो अंततोगत्वा उस जनता के हित में है। तो स्वाभाविक रूप में इन योजनाओं का आकलन बढ़ेगा तो ये जो गरीब कल्याण की बात है वो लोगों तक पहुंचाने में सांसद भी अधिक सफल होगा, तो उसका एक फ्रिंज बेनिफिट हमें उसमें मिलेगा। इसी महीने बेंगलुरु में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सरकार की गरीब विरोधी छवि से निपटने की रणनीति तैयार की गई थी। इसी में तय हुआ कि विपक्ष के प्रचार के जवाब में जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसके 3 दिन बाद राज्यसभा का सत्र होगा। इस दौरान विपक्ष के तेवर आक्रामक होंगे, यह भांपकर बीजेपी ने कमर कस ली है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और अब बात सीपीएम की। विशाखापट्टनम में चल रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 21वीं कांग्रेस का आज आखिरी दिन है। प्रकाश करात की जगह लेने वाले नए महासचिव के नाम पर आज मोहर लग सकती है। सीपीएम ने इस साल के आखिर में विशेष अधिवेशन बुलाने का भी फैसला किया है। इस बीच पोलित ब्यूरो के सदस्य एम रामचंद्रन पिल्लई ने कहा है कि पार्टी के सामने कई अहम चुनौतियां हैं। विशाखापट्टनम में सीपीएम की 21वीं कांग्रेस में कमजोर होते संगठन को मजबूत बनाने पर 5 दिन तक चर्चा हुई। इसके बाद शनिवार को पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव का मसौदा स्वीकार किया। पार्टी ने कहा कि इस साल के आखिर में संगठन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। That's a continuing process. We are living in a society where the old values are there, the new imperialist values are coming. We are changing the society, and the society is also trying to change us. So that's a continuous fight is going on, and definitely we are making progress. बैठक में तय हुआ कि एनडीए सरकार की नीतियों का विरोध और तेज किया जाएगा। इसमें आर्थिक नीतियों और सांप्रदायिकता के विरोध पर पार्टी का सबसे ज्यादा जोर होगा। The party congress is the highest decision-making body of our party. This time we had taken some new initiatives. We did a very good review of the political tactical line. हालांकि अभी यह तय नहीं है कि महासचिव के पद पर प्रकाश करात की जगह कौन लेगा। इस पद के लिए वरिष्ठ नेता एसआर पिल्लई और सीताराम येचुरी सबसे आगे हैं। सीपीएम ने राजनीतिक मामलों पर पार्टी की दिशा भले ही तैयार कर ली हो, लेकिन घटते जनाधार और विभिन्न मुद्दों पर जन समर्थन न जुटा पाने के चलते संगठन को मजबूत और ज्यादा प्रभावी बनाने पर भी ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम से इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सीपीएम के इस कांग्रेस का जो 21st कांग्रेस है, इसका आउटकम क्या होगा? इसमें शायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं है लोगों की, बशर्ते बजाय ये जानने के कि महासचिव अगला कौन होगा। क्या अभी भी मुकाबला पिल्लई वर्सेस सीताराम येचुरी है या अब तस्वीर साफ होती दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो मुकाबला अभी भी सीताराम वर्सेस एसआर पिल्लई है, क्योंकि अब से ठीक थोड़ी देर बाद जो कार्रवाई है आखिरी दिन की 21वीं कांग्रेस जो है सीपीएम की, उसके आखिरी दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और उसमें सबसे पहले सेंट्रल कमेटी का गठन होगा और उसके बाद
कौन नया महासचिव बनेगा उस बात को लेकर चर्चा शुरू होगी। हालांकि सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, लगभग दोपहर बाद यानी कि लगभग 1 या 1:30 बजे तक ये बात सामने आ जाएगी कि क्या पार्टी का नया चेहरा सीताराम येचुरी होंगे या एसआर पिल्लई या फिर कोई और। हालांकि इस रेस में यही दोनों नाम सबसे आगे हैं। जहां तक बाकी आउटकम्स की बात है तो पहले ही जो पिछले 5 दिन हैं उन सब में पार्टी पहले ही ये तय कर चुकी है कि पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन जो होगी उसके तहत कांग्रेस और बीजेपी से उचित दूरी बनाए रखनी है। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसे और मजबूत करना है और जो स्मॉलर रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ चुनावी गठबंधन किया जा सकता है, लेकिन वो एक आखिरी जरूरत होगी। उससे पहले मुद्दों पर आधारित समर्थन जिसे कहा जाए वो लिया और दिया जाएगा। छोटी पार्टियों के साथ इस तरह के समर्थन पर बातचीत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्योंकि पार्टी को ये शायद इस बात का एहसास हो गया है पिछले 10 साल में जो लगातार राजनीतिक झटके और चुनावी झटके उनको लगे हैं उसके बाद कि संगठन को और मजबूती प्रदान करना शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए कल यानी कि जो सेकेंड लास्ट डे था उस दिन ये तय किया गया, पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाया गया कि एक संगठन से संबंधित यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक प्लेनम ऑर्गेनाइज किया जाए और वो प्लेनम इस साल के अंत तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है सीपीएम में और बाकी वाम दलों में और उसी प्रक्रिया के तहत इस प्लेनम को भी किया जाएगा। विचार लिए जाएंगे ब्लॉक स्तर से लेकर जो राज्य स्तर की इकाइयां हैं उन सब के, और उन विचारों को इकट्ठा करने के बाद फिर प्लेनम की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी प्लीनम की, और फिर उस रूपरेखा के तहत प्लीनम में इस बात पर विचार किया जाएगा कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जा सकता है। अच्छा विशाल, तो निश्चित रूप से देखा जाए एक बात जो सबके जहन में है कि वो है रामचंद्रन पिल्लई वर्सेस सीताराम येचुरी जो हो रहा है, डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहां पर नजर आ रहा है? माना जा रहा है कि रामचंद्रन थोड़ा उम्रदराज हैं और सीताराम येचुरी जो है वो मुखर वक्ता माने जाते हैं, बड़े ओरेटर माने जाते हैं। नीतियों को लेकर पार्टी की जो है उनको संसद में हो या संसद के बाहर हो उसको उठाने को लेकर बहुत ज्यादा मुखर नजर आते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो सीताराम येचुरी के पक्ष में जा रही हैं और पिल्लई से उन्हें आगे करती हैं, संक्षेप में? देखिए दोनों वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। जहां तक सीताराम येचुरी की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में है वो है कि उनकी उम्र एसआर पिल्लई से लगभग 15 साल कम है। और ये उम्र इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा यहाँ हुई है उसमें एक बात उभर कर सामने आई है कि पार्टी का संगठन जो है वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो शायद ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं, पार्टी के नेता कर रहे हैं कि अगर सीताराम येचुरी महासचिव होते हैं, पार्टी का नया चेहरा होते हैं तो युवाओं को आकर्षित करने में ज्यादा आसानी होगी। जहां तक पिल्लई की बात है तो वो संगठन से काफी जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, नीचे से लेकर निचले स्तर से लेकर इस पॉलिट ब्यूरो तक पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के लेवल से उन्होंने पार्टी में अपना सफर शुरू किया था। तो जो जिस तरह के संगठन में बदलाव पार्टी चाहती है शायद उस तरह के बदलाव लाने में कुछ एक धड़ा है पार्टी में जो मानता है कि एसआर पिल्लई शायद ज्यादा कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। तो आज सीपीएम की 21वीं जो कांग्रेस है उसका आखिरी दिन है और अब से कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि सीपीएम का अगला महासचिव कौन होगा। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि इस रेस में रामचंद्रन पिल्लई और सीताराम येचुरी का नाम सबसे आगे है। हालांकि माना यही जा रहा है कि सीताराम येचुरी के नाम पर अंततोगत्वा मुहर लग सकती है। बहरहाल इस खबर पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद घाटी में अचानक हिंसा में बढ़ोतरी हो गई है। गिरफ्तारी के विरोध में कल बुलाए गए बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ की। इस दौरान बडगाम के नरबल इलाके में पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो गई, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अलगाववादियों को पाकिस्तान से शह मिल रही है। इस बीच मसर्रत का 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में मसर्रत आलम को भेज दिया गया है। कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में शनिवार को अलगाववादी नेताओं ने मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के विरोध में रैली की, लेकिन इस रैली ने अचानक हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के दौरान बडगाम के नरबल इलाके में सुरक्षा बलों की गोली से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए।
केंद्र सरकार के मुताबिक अलगाववादियों को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। पाकिस्तान की सदा ये नीति रही है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, परंतु पहले से कहीं अधिक इस वक्त केंद्र में भी और प्रदेश में भी हमारी सरकारें सक्षम हैं हर प्रकार की पाकिस्तान की शरारत से निपटने के लिए और किसी और परिस्थिति से निपटने के लिए। शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार किए गए मसर्रत को शनिवार को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसके साथ कई अलगाववादी नेताओं ने श्रीनगर में बुधवार को एक जनसभा के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की थी। इस पर बीजेपी और केंद्र सरकार की गहरी नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने मसर्रत के खिलाफ कार्रवाई की थी। वायलेंस को कोई जगह नहीं है, अलगाववाद को कोई जगह नहीं है और देशद्रोह को कोई जगह नहीं है। सरकार एक्ट करेगी और कानून के मुताबिक करेगी। केंद्र की सख्ती के बाद ही राज्य सरकार ने शुक्रवार को घाटी के त्राल में होने वाली अलगाववादियों की रैली पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक जैसे कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। बीजेपी ने हिंसा में आई इस तेजी को कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को रोकने की कोशिश बताया है। कश्मीरी पंडितों को वहां कश्मीर में बसाने का जो प्रोसेस सरकार ने शुरू किया है और जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं उनको वहां अधिकार देने का जो प्रोसेस शुरू किया है, इन अलगाववादियों से वो हजम नहीं हो रहा है। हालांकि जेकेएलएफ जैसे अलगाववादी घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्ती के खिलाफ हैं। आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी कि आपने हमें किस किस्म का मुस्तकबिल दिया है, इसलिए हमने फैसला किया है हम अलग कॉलोनी बनने नहीं देंगे। सिर्फ 1.5 महीने पहले बनी राज्य की पीडीपी बीजेपी की सरकार के सामने अलगाववादियों ने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। सरकार बनने के तुरंत बाद मसर्रत की जेल से रिहाई ने बीजेपी को नाराज कर दिया था। मसर्रत के नेतृत्व में घाटी में 2010 में हिंसा और पथराव का लंबा दौर चला था, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता नगर निगम के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में 62% वोट पड़े। इस दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा भी हुई। शहर के ग्रीन पार्क इलाके में 2 दलों के समर्थकों के बीच हुई झड़प में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा और आतंक फैलाने के आरोप लगाए हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करार दिया है। नतीजों का ऐलान 28 अप्रैल को होगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए कई नक्सली हमलों में के मद्देनजर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई। नक्सलियों ने पिछले 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में 3 बार हमले किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव LC गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बस्तर, सुकमा जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों के बीच समन्वय की बात हुई है। इसमें BSF और CRPF के अधिकारी भी मौजूद थे। 11 अप्रैल को सुकमा में हुए नक्सली हमले में STF के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि अगले दिन कांकेर में नक्सलियों ने कई वाहनों को आग लगा दी थी। मई 2013 में बस्तर में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें VC शुक्ला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। आंध्र प्रदेश के डॉक्टरों की टीम ने 7 अप्रैल को चित्तूर में मारे गए 6 लोगों के शवों का कल फिर से पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। डॉक्टरों का दल कल सुबह आंध्र प्रदेश से चेन्नई पहुंचा और पोस्टमार्टम करने के लिए तिरुवन्नमलई पहुंचा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मारे गए लोगों के परिजनों की शिकायत पर फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। मारे गए सभी लोग तमिलनाडु के रहने वाले थे। डॉक्टरों का दल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को सौंपेगा। 7 अप्रैल को चित्तूर में STF की गोलीबारी में 20 लोग मारे गए थे। पुलिस इन्हें चंदन तस्कर बता रही है, जबकि कई सामाजिक संगठनों और दलों ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था। We are expecting what are all the injuries happened in the body and how they have murdered, how they have died. These are all the issues. After the second postmortem report, it will come. It is very, very useful for our case. बेमौसम बारिश और ओलों से उत्तर प्रदेश में फसलों की बर्बादी का मसला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी है। दोनों सरकारों को 27 अप्रैल तक जवाब देना है। जनहित याचिका दायर कर किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग भी की गई है। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि किसानों को पूरी मदद दी जा रही है।
और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें और देश की कुछ और खबरों पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। गिरफ्तार 13 लोगों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के 42 गवाहों की सूची तैयार की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने का निर्देश दिया है। 13 आरोपियों में 5 कॉरपोरेट घराने के शीर्ष अधिकारी हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शैलेश सक्सेना, एसआर के विनय कुमार, केनर्स इंडिया के नायर, जुबिलियंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा और एडीएजी के ऋषि आनंद शामिल हैं। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये लोग दूसरे गिरफ्तार आरोपियों लालता प्रसाद और राकेश से गोपनीय दस्तावेज हासिल करते थे। इन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बाद इन दस्तावेजों को कंपनियों को सप्लाई किया जाता था। केंद्र सरकार ने नए आयकर रिटर्न फॉर्म की समीक्षा करने और इसे सरल बनाने का फैसला किया है। फॉर्म को लेकर कल कर विशेषज्ञों और टैक्स सलाहकारों की आलोचना के बाद यह फैसला किया गया है। वॉशिंगटन के दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नए फॉर्म को लेकर ऐतराज के बाद फॉर्म को सरल बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस सिलसिले में राजस्व सचिव को निर्देश दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को नए फॉर्म को अधिसूचित किया था। नए आयकर रिटर्न फॉर्म के करदाताओं से उनके सभी बैंक खातों और विदेश यात्राओं का पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। इसमें काले धन पर नकेल कसने के लिए कई जो तमाम तरह की अतिरिक्त जानकारियां हैं वो भी मांगी गई है। जानकारों का मानना है कि सरकार बहुत सारी नई जानकारियां मांग रही हैं, जिससे कर रिटर्न भरने का काम जटिल हो जाएगा। बिजनेसमैन का तो मैं समझता हूँ कि ये मानना जा सकता है कि क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट रखता है, उसके पास अकाउंटेंट की हेल्प है। और ये भी उन बिजनेसमैन के लिए जिनका स्केल अच्छा है, जो कॉर्पोरेट हैं, बड़े लेवल पे हैं। लेकिन एक स्मॉल बिजनेसमैन और एक जो ऑर्डिनरी सैलरी टैक्स पेयर है, कोई आदमी ऐसा है जिसकी इनकम बिजनेस से नहीं है या बिजनेस बहुत छोटा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन रखना, इकट्ठा करना और भरना बहुत मुश्किल काम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सूचनाओं की बेरोक-टोक आवाजाही से ही काले धन की चुनौती से निपटा जा सकता है। वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठक में उन्होंने इससे जुड़े समझौतों को तुरंत लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों को इससे जुड़ा तंत्र और कानून तुरंत बनाना चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक अवैध संपत्ति और कर चोरी को सूचनाओं के आदान प्रदान से ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश काले धन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीमित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया सर्वोच्च मानदंडों के मुताबिक होनी चाहिए। पटना में राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वे कल पटना हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। राष्ट्रपति ने तेजी से मुकदमे निपटाने के लिए देश के सभी अदालतों में व्यवस्था कायम किए जाने की भी अपील की। समाज के वंचित और पिछड़े लोगों को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रक्रिया में मौजूद खामियों को दूर करने की जरूरत भी बताई। नसीम जैदी देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वो आज पदभार संभालेंगे। 1976 बैच के आईएएस नसीम जैदी का कार्यकाल जुलाई 2017 तक होगा। नसीम जैदी एचएस ब्रह्मा की जगह लेंगे। एचएस ब्रह्मा का कार्यकाल 3 महीने से कुछ ज्यादा वक्त का रहा है। युद्धग्रस्त यमन से समुद्र के रास्ते निकाले गए 475 लोग कल कोच्चि पहुंचे। इनमें 337 बांग्लादेशी नागरिक और 65 यमनी मूल के भारतीय हैं। बाकी यात्री जो हैं वो भारतीय हैं। ये लोग 2 जहाज़ों से कोच्चि पहुंचे। भारतीय नौसेना ने इन जहाज़ों को पूरे रास्ते सुरक्षा दी। यमन से नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने व्यापक अभियान चलाया। 9 अप्रैल को खत्म हुए हवाई अभियान से 4700 भारतीय और 41 देशों के 1000 नागरिकों को निकाला गया है। वहीं भारतीय नौसेना के जहाज़ों से भी 1600 से ज्यादा भारतीयों को निकाला गया है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हुए आत्मघाती हमले के पीछे आईएस आतंकियों का हाथ था। इस बात की पुष्टि
अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की है। जलालाबाद में शनिवार को हुए धमाके में 35 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। आत्मघाती हमलावर ने खुद को जलालाबाद शहर में काबुल बैंक के पास विस्फोट कर उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक लोग बैंक में अपनी तनख्वाह के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी दौरान यह हमला हुआ। अफगानिस्तान में IS के भर्ती कैंप की खबरें पहले आती रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने इस देश में किसी घटना को अंजाम दिया है। अमेरिका के प्रति नरम रुख अपनाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका की किसी भी सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। रूस के टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कई मसलों को लेकर रूस और अमेरिका के बीच मतभेद हैं, जिन्हें आपसी तालमेल के साथ हल किया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट की वजह से रूस और पश्चिमी देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई है। और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक ऑटो रिक्शा सेवा के बारे में क्या कुछ खास है। और इसकी शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी, लेकिन अब ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है। रांची में महिलाओं के जरिए महिलाओं के लिए पिंक ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत शानदार रही। खास बात यह है कि सिर्फ इस ऑटो का रंग ही गुलाबी नहीं है, बल्कि इसे चलाने वाली महिला ड्राइवर भी गुलाबी यूनिफॉर्म पहनती हैं। जहां ये पहल महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से अहम है, वहीं उन्हें रोजगार भी मुहैया करा रहा है। बहुत सेफ्टी होता है इसमें, हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं, आगे बैठ सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं, एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। इसलिए हम लोग महिला ही ऑटो अच्छा लगता है हम लोग को। ऑटो अपना चला रही है तो अपने भी घर द्वार चला रही है, बाल बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा रही है, इंग्लिश मीडियम में अपना घर और गृहस्थी भी ढंग से चला रही है। उधर पाकिस्तान के लाहौर में भी एक महिला पर्यावरणविद ज़ारा असलम ने महिलाओं के लिए पिंक ऑटो रिक्शा सेवा की शुरुआत की है। असलम ने बताया कि ये प्रयास महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। We are reaching out and we are saying, hey guys, this is a great initiative. Please sponsor a few rickshaws so we can enable these women. भारत में पुरुष ऑटो रिक्शा चालकों की छेड़खानी और बदसलूकी की बढ़ती वारदात के मद्देनजर रांची में 12 महिलाओं के एक समूह ने ये पहल की थी, जो अब देश के दूसरे शहरों के साथ साथ विदेशों में भी अमल में आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। पेट्रोलियम मंत्रालय दस्तावेज लीक मामले में 13 के खिलाफ आरोप पत्र, 42 गवाहों की सूची तैयार। सुनवाई सोमवार को करने का निर्देश। नए आयकर रिटर्न फॉर्म को किया जाएगा सरल। नए आयकर रिटर्न फॉर्म को किया जाएगा सरल। वित्त मंत्री अरुण जेटली का फैसला। बैंक खातों और विदेश दौरे के विवरण को लेकर था ऐतराज। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सरकारी योजनाओं और नीतियों को आम जन तक पहुंचाने पर होगा जोर। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस की किसान रैली आज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे संबोधित। और विशाखापट्टनम में सीपीएम की 21वीं कांग्रेस का आज आखिरी दिन। प्रकाश करात की जगह लेने वाले नए महासचिव के नाम पर आज लगेगी मुहर।